हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 32 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा लेटर्स ऑफ क्रेडिट। शॉर्ट में हम लोग इसको एलसी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कितने टाइप्स का लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, कौन कौन सी पार्टीज इसमें होती है। तो ये चैप्टर अगर आपके एग्जाम के लिए बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से आप 3-4 नंबर का जो है आसानी से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अभी जो आपका मई में एग्जाम हुआ था, मई 2023, तो वहां भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके 2-3 नंबर के पूछे गए थे। और ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप 3-4 नंबर तक का जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सिर्फ आपके जेआईबी में नहीं बल्कि सीआईबी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ क्रेडिट में सीआईबी के ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो कि बहुत डिटेल में। तो ये चैप्टर आपके सिर्फ जेआईबी के लिए नहीं बल्कि सीआईबी के लिए भी काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रो देखते हैं, फिर हम लोग बुक से भी स्टार्ट करेंगे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में एग्जैक्टली होता क्या है कि इंडिया में मान लीजिए कस्टमर है जिसका नाम है ए। वो इम्पोर्टर है, उसने बाहर से कोई गुड्स जो है इम्पोर्ट किया है। कोई फॉरेन कंट्री मान लीजिए यूएसए, यूएसए में एक एक्सपोर्टर है जो कि इंडिया के इस इम्पोर्टर को गुड्स जो है बेचेगा। ठीक है, तो यूएसए में कौन हमारा एक्सपोर्टर है। अब यूएसए से इंडिया में जो है गुड्स आने के लिए मान लीजिए शिपमेंट होगी। ठीक है, शिप के थ्रू वो गुड्स भेजे जाएंगे। तो यूएसए से इंडिया वो गुड्स आएंगे शिप्स के थ्रू। ठीक है, अब पेमेंट की बात, पैसे की बात होगी कि पहले कौन पैसे देगा। तो एक्सपोर्टर बोलता है कि मैं जो है शिपमेंट कर दूंगा तो मुझे पैसे दो। ठीक है, ए को डर है कि मैंने अगर पहले से पैसे दे दिए बी को तो वो कहीं शिपमेंट रोक ना दे। तो दोनों को एक दूसरे पे डाउट है। तो ए अपने बैंक के पास जाता है, मान लीजिए ए का बैंक है एसबीआई में, और यूएसए का जो एक्सपोर्टर है उसका मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक में अकाउंट है। तो ये क्या करते हैं, अपने बैंक के थ्रू डील कराते हैं। ठीक है, तो अगर एसबीआई बैंक उसको बोलेगा बी को कि तुम शिपमेंट कर दो, अगर ए पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, और एसबीआई डायरेक्टली एक्सपोर्टर से बात नहीं करता, एसबीआई जो है एक्सपोर्टर के बैंक से बात करता है। तो यहाँ पे जो बात होती है ना, एसबीआई सीधे एक्सपोर्टर से डील नहीं करेगा, एक्सपोर्टर के जो बैंक है उसको एसबीआई बोलेगा। इन केस अगर एक्सपोर्टर को पेमेंट ए नहीं करेगा तो एसबीआई बोलेगा कि मैं पेमेंट कर दूंगा। तो बैंक ने जो है एक तरह से गारंटी दे दी है, तो उसी को लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या हुआ, क्योंकि बैंक ने गारंटी दे दिया तो ये टाइप की बैंक गारंटी होती है। तो इसीलिए बी खुशी खुशी जो है गुड्स की जो है शिपमेंट कर देता है, और फिर बाद में अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो एसबीआई जो है बी को पेमेंट कर देगा। एसबीआई मतलब बैंक को देगा और बैंक बी को पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से काम करता है। तो एलसी का कंसेप्ट क्या है, एलसी स्पेशली तभी काम आती है जब बायर को सेलर पे डाउट है, सेलर को बायर पे डाउट है, तो आपस में उनको एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। जैसे कहते हैं ना, पहले तू इस तरह का हिसाब चल रहा है कि पहले तुम पेमेंट कर दो, वो कह रहा नहीं पहले तुम कुछ बेच दो। तो उनकी आपस में ऐसी बहस चल रही है। तो सॉल्यूशन के लिए बैंक को बीच में आना पड़ता है। ठीक है, तो एसबीआई इसका बैंक है और बी का बैंक है स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। तो उनके बैंक बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम गुड्स भेज दो, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रहेंगे तो पेमेंट कर दी जाएगी। तो बी इस आधार पे कि हाँ एसबीआई ने बोल दिया है तो वो खुशी खुशी गुड्स जो है भेज देता है, क्योंकि बैंक ने लिख के बोला है। ए कस्टमर है वो डिफॉल्ट कर सकता है, बट एसबीआई एक बैंक और उसने कोई गारंटी दी है। एलसी एक टाइप की बैंक गारंटी ही होती है। तो अगर बैंक ने गारंटी दी है तो डेफिनेटली जो है बी को वो बात माननी पड़ेगी। ठीक है, इतने बड़े बैंक पे तो भरोसा नॉर्मल सी बात है, सबको ही इसमें होगा। तो एलसी में नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती है, मिनिमम 4 पार्टी तो इसमें होगी। एक बायर सेलर और बाकी के जो 2 बचे, एक बायर का बैंक और सेलर का बैंक। तो मिनिमम 4 पार्टीज इसमें होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने बेसिक इंट्रो देखा है कि एलसी क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कुछ लिखी है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो बायर और सेलर है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, और हर कंट्री का लीगल सिस्टम अलग होता है, जैसे इंडिया का अलग है, यूएसए का अलग है, और वो एक दूसरे की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं जानते। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बायर को नहीं मालूम कि सेलर कितना रिच है, कहीं वो बैंकक्रप्ट तो नहीं हो जाएगा, या सेलर को नहीं मालूम बायर कितना रिच है। ठीक है, तो एक दूसरे की फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर वो अनअवेयर होते हैं, एक दूसरे के लीगल सिस्टम को लेकर अनअवेयर होते हैं। तो वो जो दोनों पार्टीज हैं बायर और सेलर, वो क्या प्रेफर करती है कि वो बैंक के थ्रू डील करे। तो इसमें क्या होता है कि जो है बैंक एक तरह से गारंटी लिख के देता है, जो हमने यहाँ पर एग्जांपल में इसमें देखा। तो इसमें बैंकों को एक तरह से एश्योरेंस, मतलब बैंक जो है अपना एश्योरेंस लेटर ऑफ क्रेडिट की फॉर्म में देते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एग्जैक्टली होता क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे ऑरली नहीं है, ये लिख के दिया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो एलसी ओपन की जाती है तो ये प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है। तो ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, बैंक जो है इसको इशू करता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर। तो जो सामान गुड्स खरीद रहा है, जो इंडिया में बायर है, उसकी रिक्वेस्ट पे वो बैंक जाके जो एलसी ओपन करने की बात करेगा इन फेवर ऑफ सेलर, यानी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी के फेवर में जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू की जाएगी, और बोला जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट सेलर देगा बैंक को तो जो सेलर है उसको पेमेंट मिल जाएगी। अगर बाकी चीजें ठीक है डॉक्यूमेंट्स में तो जो है सेलर को पेमेंट मिल जाएगी। तो ये एलसी में बोला जाता है। तो एलसी क्या है, एक तरीके का रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है जो कि बायर के रिक्वेस्ट पे बायर अपने बैंक में जाके, जैसे हमने जो एग्जांपल देखा था ना यहाँ पे
ये। तो इसमें बायर ए है, तो शुरुआत कौन करेगा? ए करेगा। तो ए एसबीआई के पास जाके बोलेगा एक एलसी ओपन करा दीजिए, किसके फेवर में? बी के फेवर में। ठीक है, तो एसबीआई जो है डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजेगा? जो एलसी ओपन की है वो बी के बैंक के थ्रू जो है बी को कम्युनिकेट करेगा। तो एसबीआई सीधे बी से बात नहीं करेगा, बी का जो बैंक है, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अगर बाकी सारी चीजें ठीक है तो बी उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से जो आपका एलसी काम करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी कंपेयर टू बैंक गारंटी। तो एलसी को आप एक बैंक गारंटी की तरह सोच सकते हैं, जो कि कस्टमर के बिहाफ पे दिया जाता है। ठीक है, और इट इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकें। एलसी को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। मतलब ए के फेवर में मान लीजिए एलसी दी गई है, ठीक है, तो ए के कहने पे एलसी दी गई है बी के फेवर में, तो बी चाहता है कि किसी और के फेवर में इसको चेंज कर दो, या जो मेरे फेवर की एलसी इसको कहीं और ट्रांसफर कर दो, तो इसको ट्रांसफर नहीं कह सकते। ये सिर्फ बी के लिए है और बी के लिए ही रहेगी, तो ये नॉट नेगोशिएबल रहता है। अगर स्पेशली मेंशन रहेगा कि नेगोशिएबल वाली एलसी है तो नेगोशिएबल होगी, अदरवाइज अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो नॉन नेगोशिएबल होगी, यानी इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? भारत, एक कंपनी मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है भारत, उसको क्या करना है, वो इंपोर्ट करना चाहती है कुछ मशीनरी, जो कि एडवर्ड एंड कंपनी, जो कि इंग्लैंड की एक कंपनी है। तो भारत एंड कंपनी मान लीजिए कोई है, इंडिया की कोई कंपनी है भारत, और एडवर्ड आपकी इंग्लैंड की कंपनी है। तो वहां से जो इंग्लैंड की कंपनी है, इंडिया में जो है भारत कंपनी वहां से कुछ मशीनरी को इंपोर्ट करना चाहती है। दे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मशीनरी को परचेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ठीक है, टू बी पेड अंडर एलसी, तो उसकी पेमेंट एलसी के तहत होगी। सिंस नाइदर पार्टी नोज द अदर दे आर नॉट श्योर वेदर, तो ना भारत एडवर्ड कंपनी को जानता है, ना ही एडवर्ड भारत को जानते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को नहीं जानते, तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि बैंक के थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे, यानी ये लोग एलसी ओपन करा लेते हैं। फिर इसमें क्या होगा? ओपनिंग एलसी। ओपनिंग एलसी में क्या होगा? जो जैसे मैंने कहा था ना, जो बायर है वो अपने बैंक से जाके बात करता है, तो ये जो भारत है वो अपने बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि एक एलसी ओपन कर दीजिए इन फेवर ऑफ एडवर्ड कंपनी। ठीक है, तो एडवर्ड कंपनी के फेवर में भारत का जो बैंक होगा, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत कंपनी का जो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करेगा कि वो एक एलसी ओपन करेगा इन फेवर ऑफ एडवर्ड। बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर ओपनिंग एलसी इन्फॉर्म से बार्कले बैंक इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक बैंक है जिस जहाँ पे इस भारत ये जो एडवर्ड कंपनी ना उनका अकाउंट है, मान लीजिए बार्कले बैंक है, ठीक है, तो उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा इंडिया का बैंक ऑफ इंडिया, और फिर बोलेगा कि ये जो एलसी है वो एडवर्ड कंपनी को फॉरवर्ड कर दो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इंडिया का बैंक है वो सीधे ही कस्टमर से बात नहीं करता, जैसे मैंने कहा था ना कि एसबीआई जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बात करेगा और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है बी तक भेजेगा। तो सेम ऐसे यहाँ पे हो रहा है। ए के बदले इन्होंने भारत ऐसा नाम दिया हुआ है, बी के बदले इन्होंने एडवर्ड का नाम दिया है, एसबीआई के बदले इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया बोला हुआ है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बदले इन्होंने बार्कले बैंक बोला। तो ए जो कि भारत कंपनी है इंडिया में, वो इंपोर्टर है, तो वो अपने बैंक के पास यानी बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया सारे जो है एलसी को ओपन करेगा और वो डॉक्यूमेंट्स बार्कले बैंक को देगा। बार्कले बैंक कौन सा है? जहाँ पे एडवर्ड कंपनी जो कि एक्सपोर्ट कंपनी है उसका अकाउंट है। फिर बार्कले बैंक जो है वो इन्फॉर्मेशन एडवर्ड को भेजेगी कि तुम्हारे नाम पे एक एलसी ओपन की गई है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे लिखी गई। फिर एडवाइजिंग एलसी टू एक्सपोर्टर, बार्कले बैंक आफ्टर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ एलसी एंड फुलफिलिंग इट्स जेन्युइन फॉरवर्ड द सेम टू एडवर्ड। तो एडवाइजिंग बैंक, अब यहाँ पे जो बैंक है ना बार्कले बैंक, इसको हम बोलेंगे एडवाइजिंग बैंक। क्यों? क्योंकि ये जो है चेक करेगा कि जो इंडिया के बैंक ऑफ इंडिया से जो एलसी आई है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग बैंक, क्योंकि ये एलसी को ओपन कर रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया हो गया ओपनिंग बैंक, जो बार्कले बैंक है फॉरेन कंट्री का वो हो गया एडवाइजिंग बैंक। क्यों? क्योंकि ये चेक करेगा कि जो एलसी ओपन की है बैंक ऑफ इंडिया ने वो जेन्यून है या कोई फेक एलसी। अगर सारा डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो वो क्या करेगा, एडवर्ड कंपनी जो कि इंग्लैंड की कंपनी उसको एडवाइज करेगा। ठीक है, तो बार्कले बैंक कौन सा हो गया यहाँ पे? एडवाइजिंग बैंक हो गया। फिर आगे है गुड्स डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट आफ्टर वेरीफाइंग दैट एलसी हैज बीन ड्रॉन अकॉर्डिंग। तो जिस हिसाब से सेल कॉन्ट्रैक्ट था बायर सेलर के बीच में, अगर वो सारा कुछ ठीक है तो उसी हिसाब से एलसी बनाई जाएगी, और फिर जो एडवर्ड कंपनी है वो क्या करेगी, जो मशीनरी है वो भारत कंपनी को भेज देगी, यानी वो शिपमेंट कर देगी। और जो बिल ऑफ लैंडिंग है, जब भी हम शिपमेंट करते हैं तो शिपमेंट कंपनी हमें डॉक्यूमेंट्स देती है कि हाँ हमने आपके ये गुड्स को शिपमेंट किए, तो वो एक तरह का प्रूफ है कि हाँ हमने ये चीजें जो है आपके बिहाफ पे शिपमेंट की है। तो बिल ऑफ लैंडिंग उस प्रूफ को बोला जाता है। ठीक है, तो बिल ऑफ जो लैंडिंग है आपका, बिल ऑफ लैंडिंग को लेके जो है भारत के पास, सॉरी एडवर्ड के पास बिल ऑफ लैंडिंग आ जाएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो कि एलसी के लिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब इस जो एडवर्ड कंपनी उसके पास आ जाएंगे। ठीक है, और वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एलसी के तहत अपने बैंक जो कि बार्कले बैंक है उसको सबमिट करेगा फॉर नेगोशिएटिंग एंड टू अमेंड। तो वो जो है आपका यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में,
एडवर्ड कंपनी को एलसी मिल गया, सब कुछ ठीक है सारे डॉक्यूमेंट्स, तो ये क्या करेगा, गुड्स की शिपमेंट कर देगा। तो शिपमेंट करने के बाद बिल ऑफ लैंडिंग इसको मिलेगा, ये बिल ऑफ लैंडिंग डॉक्यूमेंट शिपमेंट कंपनी जो है बार्कले ये एडवर्ड को देगी। एडवर्ड ये डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने बार्कले बैंक को देखेगा, वो देखेगा सारा कुछ ठीक है, तो वो सीधे जो एडवर्ड को पेमेंट भेज देगा। फिर अब बार्कले बैंक के पास क्या आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो वहां की बात आगे चलेगी। अब आगे होगा आपका नेगोशिएटिंग बिल्स। तो बार्कले बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आ गए। ऑन रिसीविंग द बिल, तो उसको जो एडवर्ड कंपनी है उसे बिल्स मिल गए एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एडवर्ड चेक इफ देयर आर, तो वो चेक करेगा जो भी बिल या डॉक्यूमेंट्स एडवर्ड कंपनी ने उसको दिए वो सारे एलसी के हिसाब से ठीक है या नहीं है। ऑन फाइंडिंग देम टू बी इन ऑर्डर, अगर उसको लगेगा सब कुछ ठीक है तो बार्कले बैंक क्या करेगा, वो बिल को नेगोशिएट करेगा, यानी एडवर्ड कंपनी के नाम पे उसको ट्रांसफर करेगा कि उनको पेमेंट करनी है, मतलब वो बिल को नेगोशिएट करेगा और जो है एडवर्ड कंपनी को पेमेंट कर देगा। और फिर उसके बाद वो जो बिल है वो बैंक ऑफ इंडिया को भेज देगा, ठीक है। अगर उसको लगेगा सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो वो कंपनी को, ये जो एडवर्ड कंपनी उसको पेमेंट कर देगा, और फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया को भेजेगा पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। पेइंग द बिल्स, बैंक ऑफ इंडिया ऑन इट्स पास वेरीफाई, तो जो बैंक ऑफ इंडिया के पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं वो बिल्स को वेरीफाई करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स उसको ठीक लगते हैं तो वो बिल जो है भारत कंपनी को भेज देंगे पेमेंट के लिए। भारत कंपनी को जब वो बिल्स मिलेगा तो वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड बिल्स, और जो भी चेक करेगा भारत कंपनी, उसको लगेगा सब कुछ ठीक है तो वो जो है बिल का अमाउंट का पेमेंट कर देगा, कौन, भारत जो इंडिया की कंपनी है। फिर आगे आता है डॉक्यूमेंट रिलीज ऑन भारत एंड कंपनी, तो जैसे ही भारत कंपनी बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट दे देगी, बैंक ऑफ इंडिया विल रिलीज द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, तो वैसे ही जो बैंक ऑफ इंडिया है वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भारत कंपनी को दे देंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गए तो वो जो गुड्स है शिपिंग कंपनी से फिर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब तक वो जो गुड्स है इंडिया में पहुंच गए होंगे। तो इस तरह से जो है एलसी काम करता है। तो यहाँ पे फायदा है दोनों को ही, बायर को भी फायदा और सेलर को भी, और बैंकों को भी फायदा है कि उनको उसमें कमीशन मिल जाता है। बायर को क्या फायदा है कि उसको कोई भी एडवांस पैसा देने की जरूरत नहीं है सेलर को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एलसी के तहत ठीक है तो कुछ एडवांस देने का जरूरत नहीं है। तो इसमें बायर क्या कर सकता है, सेलर को इंड्यूस कर सकता है कि टू गिव क्रेडिट इन गारंटी फ्रॉम अ बैंकर्स। क्रेडिट मतलब उधार में सामान दे दो क्योंकि बैंक ने गारंटी दी है, तो इस बात को लेके भी बायर सेलर को बोल सकता है। और बायर चाहे तो एक कंडीशन भी लगा सकता है क्वालिटी ऑफ गुड्स को लेके, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी उससे क्वालिटी ऑफ गुड्स को लेके कंडीशन भी लगा सकता है कि इस तरह की क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए, कोई थर्ड पार्टी चेक करके बताएगी कि हाँ ये गुड्स अच्छी क्वालिटी के, तो ये सारी चीजें बायर कर सकते हैं। सेलर को इसमें क्या फायदा होगा, तो सेलर को इस बात का एश्योरेंस है कि अगर वो सामान भेजेगा तो उसको पेमेंट मिल जाएगी, क्योंकि इसमें बैंक ने एश्योरेंस दिया। ऑन शिपमेंट ऑफ गुड्स सेलर कैन ड्रॉ, तो जैसे ही गुड्स की शिपमेंट होगी जो सेलर है उसके पास बिल्स आ जाएंगे और वो बैंक को देके जो है इमीडिएट पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उसको पेमेंट मिलने में टाइम होता, लेकिन उसके पास बिल्स आ गए सेलर के पास, और वो बिल्स बैंक से नेगोशिएट करके जो है पेमेंट सीधे ही ले सकता है, तो ये फायदा सेलर को इसमें हो जाएगा। इसके बाद आता है पार्टीज टू ए लेटर ऑफ क्रेडिट, तो जो चीज हम लोगों ने अभी पढ़ी तो उसी चीज को उन्होंने दोबारा से यहाँ पे नाम के थ्रू यहाँ पे बताया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, बट टॉपिक ऑलमोस्ट आपका सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, इसको थोड़ा सा इसको देखते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कि बैंक इशू करता है बायर की रिक्वेस्ट पे, ठीक है, किसके फेवर में, सेलर के फेवर में। तो वही है एलसी, और इसमें मेंशन रहता है कि अगर सेलर के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो सेलर को पेमेंट दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक एलसी का एग्जाम्पल दिया था, तो एलसी के एग्जाम्पल में किस तरह से काम होता है उसके बारे में बात की है। मान लीजिए इंडिया में एक कंपनी है उसका नाम है भारत, फॉरेन की कोई कंपनी है उसका नाम है एडवर्ड, ठीक है। ये एडवर्ड कंपनी जो फॉरेन की है, इंग्लैंड की कंपनी है ये, वो इंडिया में एक मशीन भेज रही है, पर उसको ये एक बात का डाउट है एडवर्ड कंपनी को कि अगर मैंने मशीनरी भेज दी, इंडिया का जो कंपनी है भारत कंपनी, उसने अगर पेमेंट नहीं भेजी तो क्या होगा, तो वो अपने बैंक के थ्रू एलसी ओपन करने की बात करता है, ठीक है। ऐसा ये एडवर्ड कंपनी भारत को बोलती है, वो भारत का बैंक है बैंक ऑफ इंडिया में, वो बैंक ऑफ इंडिया जाके बात बताता है और बोलता है कि एक एलसी ओपन करके दे दीजिए एडवर्ड कंपनी के फेवर में। तो जो बैंक ऑफ इंडिया वो आसानी से एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते थोड़ा साफ साफ, यहाँ पे एक तो भारत कंपनी है, एक एडवर्ड कंपनी है, इसका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में और इसका अकाउंट है आपका बार्कले बैंक, ठीक है। ये इंग्लैंड में और ये हमारा इंडिया में, ठीक है। तो ये यहाँ से मशीनरी भेजना चाहता है, तो वही डाउट है कि मशीनरी तो भेज दी, पर एडवर्ड को ये डाउट है कि जो भारत है वो पैसा भेजेगा नहीं भेजेगा। वो बोलता है कि मेरे को एक एलसी की जरूरत है, मेरे फेवर में एक एलसी ओपन कराओ। तो भारत अपने बैंक के पास जाएगा बैंक ऑफ इंडिया में और बताएगा सारी बातें, तो बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि ठीक है मैं एलसी आपके नाम पे ओपन कर देता हूँ, और एलसी में जो है किसके फेवर में ओपन की जाएगी, जो एडवर्ड है उसके फेवर में ओपन की जाएगी। तो बैंक ऑफ इंडिया एक एलसी ओपन कर देगा और वो जो डॉक्यूमेंट्स है एलसी के वो बार्कले बैंक को देगा। बार्कले बैंक जो है चेक करेगा कि हाँ एलसी जेन्यून है नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो वो एडवर्ड को भेजेगा कि तुम्हारे नाम पे
एलसी आई है। एडवर्ड भी चेक करेगा सब कुछ ठीक है, तो वो उसको लगेगा कि हाँ मेरे नाम पे एलसी आ चुकी है, तो एडवर्ड क्या करेगा, उस मशीन की शिपमेंट कर देगा। जैसे आप शिपमेंट करते हो तो कोई प्रूफ ना कि आपने शिपमेंट की है, तो वो जो कंपनी होती है शिपमेंट कंपनी, वो आपको बिल ऑफ लेडिंग देगी। तो बिल ऑफ लेडिंग जो है एडवर्ड के पास आ गई और एलसी के बाकी की जो है डॉक्यूमेंट्स इसके पास है। तो एडवर्ड क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट्स को अपने बैंक को देगा, बार्कले बैंक। बार्कले बैंक चेक करेगा कि हाँ गुड्स की जो मशीन थी उसकी शिपमेंट हो चुकी है, तो बार्कले बैंक क्या करेगा, इसको पैसा दे देगा और वो जो बिल्स है वो इंडिया के बैंक ऑफ इंडिया को भेजेगा। बैंक ऑफ इंडिया वो बिल्स और जो मतलब बिल ऑफ लेडिंग और जो बाकी के एलसी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भारत कंपनी को देंगे। वो चेक करेगा सब कुछ ठीक है तो वो पेमेंट दे देगा। तो जैसे बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स जो है भारत कंपनी को दे देगा। ठीक है, भारत कंपनी तब तक गुड्स शिपमेंट हो चुके होंगे, वो शिपमेंट में जाके जो है डॉक्यूमेंट्स दिखा के जो है गुड्स को कलेक्ट कर सकती है, मशीन को कलेक्ट कर सकती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी है। इसमें जो बायर है वो जो है एलसी की शुरुआत करता है। बायर का बैंक को हम बोलेंगे ओपनिंग बैंक, क्योंकि वो एलसी को ओपन कर रहा है। बार्कले बैंक को हम लोग बोलेंगे एडवाइजिंग बैंक, क्यों, क्योंकि ये बेनिफिशियरी को एलसी एडवाइस करता है। जो यहाँ पे कंपनी है एडवर्ड कंपनी, इसको हम लोग बोलेंगे बेनिफिशियरी, या इसको हम लोग एक्सपोर्टर बोल सकते हैं, या इसको हम लोग सेलर भी बोल सकते हैं। तो कई सारे नाम है, इसका नाम है बायर है, इम्पोर्टर, इसका नाम है एक्सपोर्टर या सेलर, या इसको हम लोग बेनिफिशियरी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो इंडिया में था इसको एप्लीकेंट बोल सकते हैं। एप्लीकेंट मतलब जो एलसी की शुरुआत कर रहा है अपने बैंक के पास होकर। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसी प्रोसेस को लेके यहाँ पे था। और फिर सेम चीज जो है पार्टीज टू एलसी, तो वहां पे भी सेम चीज को बताया गया। तो पहले एप्लीकेंट जो कि शुरुआत कर रहा है, हमारे एग्जांपल में एप्लीकेंट बायर इंपोर्टर या ओपनर भी इसको बोलते हैं। कौन था, जो इंडिया का था ना, भारत कंपनी। तो यहाँ पे लिखा भी है जो भारत कंपनी, जिसने एलसी बैंक को जाकर रिक्वेस्ट किया कि एक एलसी ओपन कर दो एडवर्ड कंपनी के फेवर में। तो जो एलसी की बात करता है, शुरुआत करता है, बायर को हम लोग बोलते हैं द पर्सन हु स्टार्ट्स। तो जो एलसी अपने बैंक जाके एलसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो भारत कंपनी का बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और वो बैंक ऑफ इंडिया जाके रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक एलसी एडवर्ड कंपनी के फेवर में ओपन कर दीजिए। तो शुरुआत बायर करते हैं, जिसको हम लोग इंपोर्टर भी बोलते हैं। इशिंग बैंक या इसको हम लोग ओपनिंग बैंक या इंपोर्टर बैंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंपोर्टर या बायर का बैंक होता है और ये एलसी को ओपन करता है, इसीलिए हम लोग इसको ओपनिंग बैंक बोलते हैं। द बैंक विच ओपन द एलसी, तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, बायर की रिक्वेस्ट पे जो एलसी ओपन करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग बैंक। यहाँ पे एसबीआई था ना, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया था ना, जो इंडिया की कंपनी थी भारत, उसका अकाउंट कहाँ था, बैंक ऑफ इंडिया में था। तो बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगी, हमारी ओपनिंग या इशिंग बैंक हो जाएगी। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन सा था, भारत था इंडिया का कंपनी जिसका अकाउंट था बैंक ऑफ इंडिया में, और कंपनी थी हमारे यहाँ पे एडवर्ड कंपनी जो कि इंग्लैंड में है और उसका अकाउंट था बार्कले बैंक पे। ठीक है, बार्कले बैंक। तो बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर और सेलर कौन हो जाएगा, एडवर्ड कंपनी, जिसके नाम पे जो है, जो कि बेनिफिशियरी जिसके नाम पे एलसी ओपन की जाती है। ही इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द बेनिफिट। तो ये वो पर्सन है जिसको बेनिफिट दिया जाएगा एलसी के तहत, इसको पेमेंट मिलेगी, क्योंकि यही गुड्स भेजेगा तो पेमेंट इसी को मिलेगी ना, तो पेमेंट जिसको मिलेगी वो हो जाएगा बेनिफिशियरी। नेक्स्ट आता है एडवाइजिंग बैंक। तो बेनिफिशियरी का जो बैंक है, जिस हमारे एग्जाम्पल में बार्कले बैंक जो था, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है यूके का बैंक जो बार्कले बैंक है वो हो जाएगा एडवाइजिंग बैंक। इसको हम लोग नोटिफाइंग बैंक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के बैंक से इन्फॉर्मेशन लेके एलसी की नोटिफिकेशन देता है, बताता है, किसको बताता है, बेनिफिशियरी को बताता है, तो इसीलिए इसका नाम है एडवाइजिंग बैंक। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से लेके क्वेश्चन आते हैं कि इशिंग बैंक कौन होता है, बेनिफिशियरी कौन होता है, या केस स्टडी बना दिया जाएगा नाम लेके। जैसे हमने यहाँ देखा था ना कि भारत कंपनी ने कुछ मशीनरी लेनी है एडवर्ड कंपनी से जो कि इंग्लैंड में है, फिर भारत का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और एडवर्ड कंपनी का अकाउंट बार्कले में। तो एक तरीके का केस स्टडी बना के पूछ सकता है कि इसमें बताइए कि एप्लीकेंट कौन है। तो आंसर में रहेगा भारत कंपनी या एडवर्ड कंपनी। तो कौन एप्लीकेंट है, तो हमें मालूम होना चाहिए जो कि रिक्वेस्ट करता है, जो शुरुआत करता है वो होता है एप्लीकेंट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन केस स्टडी टाइप से पूछ सकते हैं। चलिए, एडवाइजिंग बैंक भी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक कौन है, द बैंक इन द बेनिफिशियरी कंट्री विच नेगोशिएट द बिल्स। जो कि जो एक्सपोर्टर की कंट्री है, बेनिफिशियरी की कंट्री, उसी का जो बैंक है उसको हम लोग बोलेंगे नेगोशिएटिंग बैंक। ये क्या करता है, जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो बेनिफिशियरी, उससे बिल्स लेके उसको पेमेंट कर देता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करके उसको पेमेंट कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगोशिएटिंग बैंक। इफ एलसी स्पेसिफाई बैंक देन द बैंक इज नेगोशिएटिंग बैंक एंड इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग नॉमिनेटिंग बैंक या पेइंग बैंक भी बोलते हैं। तो नेगोशिएटिंग बैंक के कई नाम है, पेइंग बैंक आप इसको बोल सकते हैं और नॉमिनेटेड बैंक भी बोल सकते हैं। तो किसी किसी केस में जो एडवाइजिंग बैंक है वो खुद ही पेमेंट कर देता है, या किसी केस में जो सेलर है एक नॉमिनेटिंग नेगोशिएटिंग बैंक की डिमांड करता है, तो उस केस किसी किसी केस में जो बार्कले बैंक है ये सीधे एडवर्ड को पेमेंट कर देगा, या किसी केस में एडवर्ड एक नेगोशिएटिंग बैंक होगा, उसको डॉक्यूमेंट्स देगा और वहां से पेमेंट लेगा, और फिर बदले में नेगोशिएटिंग बैंक जो है बार्कले बैंक से पेमेंट की बात करेगा। तो ठीक है, तो किसी केस में नेगोशिएटिंग बैंक हो भी सकता है, किसी केस में नहीं भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा किस टाइप का एलसी है।
तो नेगोशिएटिंग बैंक किसी केस में होगा तो एडवर्ड जो कंपनी हो उस नेगोशिएटिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स देगी और पेमेंट के लिए बोलेगी, फिर नेगोशिएटिंग बैंक बार्कले बैंक को पेमेंट के लिए बोलेगा, बार्कले बैंक बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगा, तो इस तरह से चलेगा। नेक्स्ट आता है कंफर्मिंग बैंक। Advising bank is only required to advise the credit to the beneficiary. If seller is not conversant with the issuing bank or is not satisfying with his financial portion, he may ask for additional assurance guarantee from another bank located in his country, that is for confirmation of LC. सो कन्फर्मिंग बैंक किसी किसी केस में होगा, किसी केस में नहीं होगा। तो कन्फर्मिंग बैंक का रोल कब होगा, जब ये जो सेलर है, जो बेनिफिशियरी है, उसको लगता है कि जिस बैंक ने बिल को इशू किया उस बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, बहुत ही छोटा बैंक है मान लीजिए, तो उस केस में जो एडवर्ड है, जो बेनिफिशियरी, वो डिमांड कर सकता है कि मुझे एक और बैंक से कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मिंग बैंक कौन सा होगा, बायर की कंट्री का ही होना चाहिए, सॉरी सेलर की कंट्री का होना चाहिए। तो ये जो यूके है, यूके के एक बैंक से कंफर्मेशन की मांग करता है। तो यूके का एक बैंक जो है कंफर्मेशन दे देता है कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स तुम मुझे दोगे तो सारा कुछ जो है तुम्हें पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कंफर्मिंग बैंक। तो किसी केस में जो ये बार्कले बैंक है ये कंफर्मिंग बैंक हो सकता है, मतलब किसी केस में एडवाइजिंग बैंक भी कंफर्मिंग बैंक हो सकता है और किसी केस में कंफर्मिंग बैंक अलग हो सकता है और एडवाइजिंग बैंक अलग हो सकता है। तो जो अगर जो एडवाइजिंग जो इशिंग बैंक है वो बहुत छोटा है और कस्टमर को बेनिफिशियरी को डाउट है कि तो बहुत ही छोटा बैंक है तो मेरे को कोई बड़े बैंक से कंफर्मेशन चाहिए, तो उस केस में बोलता है कि मेरी कंट्री के एक बैंक से मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो उस बैंक को हम लोग बोलेंगे कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक वो होगा जो कि डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जो है उसको पेमेंट कर देगा, किसको, सेलर को, ठीक है। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है कि जो सेलर है, जो बायर सॉरी जो सेलर है या जो बेनिफिशियरी है वो कंफर्मिंग बैंक से बोल सकता है कि मुझे पेमेंट कर दो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स एलसी के हिसाब से सारे ठीक है। किसी केस में जो एडवाइजिंग बैंक है, जिसमें हमारे एग्जांपल में जो बार्कले बैंक है, तो वो ही कंफर्म कर देता है। तो एडवाइजिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिम्बर्सिंग बैंक। रिम्बर्सिंग बैंक कौन सा होगा, इट इज अ बैंक विच इज अपॉइंटेड बाय द इशिंग बैंक। तो जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है ना, जिसने ओपन किया है, तो ये उसी का बैंक है टू मेक रिम्बर्समेंट टू नेगोशिएटिंग पेइंग द कंफर्मिंग पेइंग और कंफर्मिंग बैंक। तो देखिए ये जो रिम्बर्सिंग बैंक है ये कौन सा बैंक है, यहाँ पे देखते हैं हमारे एग्जाम्पल। मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया ने किसी दूसरे बैंक को रिम्बर्सिंग बैंक बोला है, तो ये क्या करेगा कि जिसने सेलर को पेमेंट की है तो वो इस रिम्बर्सिंग बैंक से पैसा लेगा और रिम्बर्सिंग बैंक जो है वो बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेगा, ठीक है। तो रिम्बर्सिंग बैंक बाहर की कंट्री में होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना, रिम्बर्सिंग बैंक बाहर की कंट्री में होता है। इसके साथ आपकी नंबर ऑफ पार्टीज जो है लेटर ऑफ क्रेडिट में कंप्लीट हो गई है। बस इतनी यहाँ पे पार्टीज होती है, 6-7 जो पार्टीज है, इसी को लेकर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहीं तक जो हमारी टर्म्स थी यही आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी और इसमें से नंबर ऑफ पार्टीज क्या होती है, नेगोशिएटिंग बैंक क्या होता है, एडवाइजिंग क्या होता है, ये सब हमें मालूम रहना चाहिए। यही इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। हम सिंपल से अपना एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कस्टमर है, यहाँ से समझते हैं इसको, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, पहले एक बार इसको रिवाइज करेंगे एग्जांपल से, ठीक है। हम अपना ए बी करके एग्जांपल बनाएंगे खुद से। मान लीजिए कस्टमर है ए, ठीक है, वो इंडिया का कस्टमर है और बी मान लीजिए यूएसए में, यूके में, किसी भी फॉरेन कंट्री में, बीच में एक लाइन लगा दी ताकि क्रॉस बॉर्डर है, ठीक है। तो ए को कुछ गुड्स जो है कुछ मशीन खरीदनी है बी से, बी को डाउट है कि ए पैसा देगा नहीं देगा, तो बी बोलता है कि मैं मशीन तो भेज दूंगा, बदले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मशीन यहाँ पे है, बदले में तुम्हें किसी बैंक से एलसी ओपन करानी पड़ेगी। ए का मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, वो अपने बैंक ऑफ इंडिया जाके डिमांड करता है कि एक एलसी ओपन कर दो बी के फेवर पे, तो बैंक ऑफ इंडिया एक एलसी ओपन कर देगा ए के कहने पे, और बी का मान लीजिए अकाउंट है स्टैंडर्ड चार्टेड में, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक में बी का अकाउंट है। तो बैंक ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड चार्टेड को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक देखेगा कि हाँ एलसी के सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है, उसके बाद वो बी को बताएगा, बी के पास बताएगा कि तुम्हारे नाम पे एक एलसी आई है, बी चेक करेगा एलसी में सारा कुछ ठीक है, तो वो मशीनरी जो है भेज देगा किसको, ए को। जैसे वो मशीनरी की शिपमेंट करेगा तो शिपमेंट कंपनी उसको बिल ऑफ लैडिंग करके एक डॉक्यूमेंट्स देगी, ठीक है, बिल ऑफ लैडिंग का डॉक्यूमेंट सब बी के पास आ गया। वो क्या करेगा, बिल ऑफ लैडिंग का डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा अपने बैंक को, बोलेगा देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, और बिल ये जो स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक है वो चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स एलसी के हिसाब से सब ठीक है, तो वो बायर को सेलर को बी को साथ के साथ पैसा दे देगा, और फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स थे बिल ऑफ लैडिंग और बाकी के एलसी के डॉक्यूमेंट्स वो फॉरवर्ड कर देगा बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ इंडिया वो डॉक्यूमेंट्स ए को फॉरवर्ड कर देगा, और ए अगर चेक करेगा सारा कुछ ठीक है तो वो ए जो है पैसा रिलीज कर देगा बैंक ऑफ इंडिया को, फिर बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे पैसा भेज देगा, और ए के पास अब डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, बिल ऑफ लैडिंग एलसी के बाकी डॉक्यूमेंट्स आ गए, तब तक शिपमेंट जो है मशीन भी इंडिया पहुंच चुकी होगी, और ए जो है शिपमेंट कंपनी पे जाके डॉक्यूमेंट्स दिखा के जो है मशीनरी को जो है डिलीवर कर लेगा अपने नाम पे। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसमें जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेंट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बायर, ठीक है। तो ए कौन है यहाँ पे हमारा, ए है एप्लीकेंट बायर,
कि इसको हम लोग इम्पोर्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसने बाहर से कोई गुड्स जो है इम्पोर्ट किया। तो ए कौन हो गया हमारा, एप्लीकेंट हो गया, बायर हो गया, ये इसको हम लोग इम्पोर्टर भी बोल सकते हैं। इसमें जो बी है, बी एक तो सेलर हो गया, इसको हम लोग बेनिफिशियरी भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग एक्सपोर्टर भी बोल सकते हैं। ए का जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग बैंक क्योंकि ये एलसी को ओपन कर रहा है, या इसको हम लोग इशूइंग बैंक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एलसी को इशू करके दे रहा है। इसमें जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, बी का जो बैंक है, इसको हम लोग बोलेंगे एडवाइजिंग बैंक। इसको एडवाइजिंग बैंक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एलसी को एडवाइस कर रहा है। ठीक है, तो ये 4 पार्टीज के बारे में तो हमें मालूम है। इसके अलावा कुछ और बैंक भी होते हैं। एक होता है हमारा, देखिए एप्लीकेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, एप्लीकेंट का बैंक हो गया इशिंग बैंक, उसके बारे में पढ़ लिया। जो सेलर है वो गया हमारा बेनिफिशियरी, सेलर का जो बैंक है जो कि सेलर को, जो कि हमारा यूएसए में जो कस्टमर था बी, उसको एलसी एडवाइस कर रहा था, तो ये बी का बैंक हो गया हमारे एग्जांपल में स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ठीक है, तो एप्लीकेंट हो गया ए, बेनिफिशियरी हो गया बी, इशिंग बैंक इंडिया का बैंक ऑफ इंडिया, और एडवाइसिंग बैंक हमने जो एग्जांपल देखा स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो ये चारों के बारे में हमें समझ में आ गया। अब नेगोशिएटिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, और ये 3 टर्म्स है ना, नेगोशिएटिंग, कंफर्मिंग और रिम्बर्सिंग बैंक। तो ये क्या क्या होते हैं, तो देखिए रिम्बर्सिंग बैंक होता है इंडिया का, रिम्बर्सिंग बैंक इस साइड होगा। ठीक है, तो रिम्बर्सिंग जो बैंक है वो कौन सा, इंडिया का है, इस तरफ होगा, बाहर की कंट्री का बैंक होगा। और बाकी के जो 2 बचे, कौन से 2 बचे, एक बचा हमारा नेगोशिएटिंग बैंक और एक बचा कंफर्मिंग बैंक। तो ये दोनों होंगे हमारे फॉरेन कंट्री के बैंक। तो नेगोशिएटिंग बैंक भी इस टीम में आएगा और कंफर्मिंग बैंक भी इस टीम में आएगा। ठीक है, 4 तो हमें समझ में आ गया आसानी से कौन कहाँ पे। रिम्बर्सिंग बैंक इंडिया का बैंक होगा, नेगोशिएटिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक कहाँ का होगा, ये होगा हमारा फॉरेन कंट्री का बैंक। रिम्बर्सिंग बैंक का क्या काम होता है, ठीक है, तो इससे पहले हम लोग समझते हैं नेगोशिएटिंग और कंफर्मिंग बैंक का क्या काम होता है, लास्ट में हम लोग रिम्बर्सिंग बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेगोशिएटिंग बैंक कौन सा बैंक होता है, ये बेनिफिशियरी की कंट्री का बैंक होता है, जो कि, तो ये कौन सी कंट्री में नेगोशिएटिंग बैंक, ये सेलर की कंट्री में। तो सेलर क्या करेगा, नेगोशिएटिंग बैंक को सीधे ही जो है डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा, बिल ऑफ लैंडिंग, बाकी के डॉक्यूमेंट्स, और सीधे ही जो है पेमेंट ले लेगा कौन, सेलर, इस बैंक से। किसी किसी केस में नेगोशिएटिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक हो सकते हैं, किसी केस में जनरली 4 पार्टीज होगी, बट ज्यादा सावधानी के लिए जो है नंबर ऑफ पार्टीज बढ़ भी सकती है। जैसे ये बहुत छोटा बैंक है तो इसलिए ये एडवांस एक बैंक की कंफर्मेशन की डिमांड कर लेता है। ठीक है, तो वो केस टू केस केसेस में हो सकते हैं। तो नेगोशिएटिंग बैंक कौन सा है, ये फॉरेन कंट्री का बैंक होगा, और ये वो बैंक होगा जिसको सेलर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, बिल ऑफ लैंडिंग और बाकी के डॉक्यूमेंट्स, और उससे पेमेंट ले लेगा। ठीक है, तो वो होगा नेगोशिएटिंग बैंक। अगला आता है हमारा कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक क्या होता है कि ये जो एडवाइजिंग बैंक है ना, इसका काम है कि एलसी को एडवाइस करना। लेकिन कई बार सेलर को लगता है कि ये जो इंडिया का बैंक जिसने एलसी को ओपन किया वो बहुत छोटा बैंक है, तो सेलर को डाउट है, इतना छोटा बैंक और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे डाउट है, तो बोलते हैं कि मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए मेरे ही कंट्री के बड़े बैंक से। तो उस केस में इस कंट्री में, जो सेलर की कंट्री, वहां पे एक बैंक कंफर्मेशन दे देता है, बैंक ऑफ इंडिया के कहने पे जो है एक कंफर्मिंग बैंक कंफर्मेशन दे देता है सेलर को कि तुम टेंशन मत लो, अगर बैंक ऑफ इंडिया बहुत छोटा बैंक है तो हम जो है कंफर्मेशन देते हैं कि हम पेमेंट देंगे। तो सेलर का डबल फायदा है, एक तो बैंक ऑफ इंडिया से भी कंफर्मेशन मिलेगी, एक दूसरे बैंक से भी कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे कंफर्मिंग बैंक का रोल रहता है। तो कंफर्मिंग बैंक हमेशा नहीं होगा, जब सेलर जिद करेगा कि बैंक ऑफ इंडिया जो ओपनिंग बैंक है बहुत छोटा बैंक है, मुझे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे डाउट है, तो उसी केस में कंफर्मिंग बैंक रोल में आएगा। लास्ट आता है आपका रिम्बर्सिंग बैंक, ये इंडिया में ही होगा। रिम्बर्सिंग बैंक कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा, जो कि बाहर कंट्री वहां पे होगा। इट इज अ बैंक विच इज अपॉइंटेड बाय इशिंग बैंक, तो जिसने एलसी इशू की है बैंक ऑफ इंडिया, तो ये रिम्बर्सिंग बैंक कौन सा होगा, इसको जो है बैंक ऑफ इंडिया ने एक दूसरे बैंक को रिम्बर्सिंग बैंक का रोल दिया होगा। तो रिम्बर्सिंग बैंक का क्या काम रहेगा, इसका काम है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे पेइंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, जैसे नेगोशिएटिंग बैंक ने मान लीजिए बी को पेमेंट दे दी, तो नेगोशिएटिंग बैंक अब जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ भेजेगा, तो रिम्बर्सिंग बैंक का काम है कि वो उसको पेमेंट देगा। फिर बाद में रिम्बर्सिंग बैंक पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया से लेगा, बैंक ऑफ इंडिया ए से लेगा, तो इस तरह से काम चलेगा। तो रिम्बर्सिंग बैंक का रोल क्या है कि नेगोशिएटिंग बैंक अगर उसको बिल दे रहा है, बिल ऑफ लैंडिंग और बाकी के डॉक्यूमेंट्स एलसी के हिसाब से, अगर सब ठीक है तो रिम्बर्सिंग बैंक नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया ने ही रिम्बर्सिंग बैंक को अपॉइंट किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। तो 4 पार्टीज तो थी यहाँ पे, रिम्बर्सिंग बैंक, नेगोशिएटिंग, कंफर्मिंग, एक्स्ट्रा हो सकती है। तो जब जो सेलर है उसी की कंट्री में एक बैंक हो सकता है जिसको हम बोलेंगे नेगोशिएटिंग बैंक, क्योंकि एडवाइजिंग बैंक का काम है सिर्फ एडवाइस करना, उसको इन्फॉर्मेशन देना। तो नेगोशिएटिंग बैंक का काम रहेगा पेमेंट देना। ठीक है, तो जो किसी किसी केस में एडवाइजिंग और नेगोशिएटिंग बैंक सेम भी हो सकते हैं, किसी किसी केस में अलग भी हो सकते हैं। तो नेगोशिएटिंग बैंक क्या होगा, सेलर उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देगा और उससे पेमेंट ले लेगा कौन, सेलर। अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है इंडिया में डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, तो इंडिया में मान लीजिए रिम्बर्सिंग बैंक है, किसी केस में रिम्बर्सिंग बैंक हो भी सकता है, या किसी केस में अगर ये रिम्बर्सिंग बैंक नहीं होगा तो सीधे नेगोशिएटिंग बैंक बैंक ऑफ इंडिया को डॉक्यूमेंट्स भेजेगा और बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर से पैसा लेके इसको भेजेगा पैसा। ठीक है, इस तरह से काम करता है। कंफर्मिंग बैंक एक एडिशनल, जैसे बोलते हैं ना ज्यादा सेफ्टी के लिए, तो एक एडिशनल कंफर्मेशन ऐड करता है। जब सेलर को डाउट है कि इंडिया का बैंक ऑफ इंडिया बहुत छोटा बैंक है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे इसको डाउट है, तो ये बोलता है मुझे अपनी कंट्री के बड़े बैंक से कंफर्मेशन चाहिए, तो उसी की कंट्री का एक बड़ा बैंक कंफर्मेशन देता है सेलर को कि तुम टेंशन मत लो, अगर
बैंक ऑफ इंडिया भी पैसा नहीं दे पाया तो मैं दे दूंगा पैसा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कंफर्मिंग। तो इसका काम सिर्फ कंफर्मेशन देने का, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। ये कमीशन बेसिस पे जो है कंफर्मेशन देने का काम करता है। इसके साथ आपकी जो नंबर ऑफ पार्टीज थी ये यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गई। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, कितने टाइप का होता है। तो देखिए एक एक दो दो लाइन में भी आप लोग याद रखेंगे तो उतना सफिशिएंट है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, रेड क्लॉज एलसी क्या होता है और ग्रीन क्लॉज एलसी क्या होता है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एलसी में, और इसके अलावा जो बाकी के टॉपिक है ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो कितने टाइप की एलसी होती है, तो इससे पहले हमने देखा था नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती है, टोटल 7 पार्टी के बारे में हम लोगों ने एग्जांपल में डिटेल में डिस्कशन देखा था, ठीक है। तो हम देखेंगे कितने टाइप की एलसी होती है। तो पहला आता है आपका एक्सेप्टेंस क्रेडिट। जो ऑर्डिनरी एलसी होती है वो आपकी होती है साइट क्रेडिट, मतलब जैसे ही एलसी के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे पेमेंट करनी होगी इमीडिएटली, उसको बोलते हैं साइट। जैसे साइट बिल्स होते हैं ना, जैसे बिल को देखोगे वैसे पेमेंट करना होगा। नॉर्मल जो एलसी होते हैं वो साइट होते हैं, लेकिन कभी कभार एलसी में मेंशन रहेगा कि ये यूजर्स बिल है, यानी पेमेंट आने में देरी है, जैसे 1 महीने बाद पेमेंट आएगी, 2 महीने के बाद आएगी, तो उस तरह के एलसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्रेडिट, या इसको हम लोग टाइम क्रेडिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो एलसी होते हैं वो होते हैं आपके डिमांड एलसी, या उसको हम लोग बोलते हैं साइट। जैसे साइट बिल्स होते हैं ना, जैसे बिल दिखाएंगे तो हमें पेमेंट करना रहता है। तो नॉर्मली एलसी वैसे ही होता है, जैसे एलसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो हमें पेमेंट करना होगा, बैंकों को सेलर को पेमेंट करना होगा। बट कई बार जो बायर और सेलर है वो आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल कंसेंट से जो एलसी है, जैसे सेलर मान जाएगा कि ठीक है एलसी बनवा लो मेरे नाम पे और 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, तो वो इमीडिएट पेमेंट नहीं है, 2 मंथ के बाद है। इस चीज को जो है बायर एक्सेप्ट भी कर लेता है कि ठीक है मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो यूजर्स बिल हो गया, यूजर्स मतलब देरी से, इमीडिएट पेमेंट नहीं है, बिल दिखाते पेमेंट नहीं मिलेगा, बिल में लिखा है 2 महीना बाद, तो 2 महीना का मैच्योरिटी होगा तभी पैसा मिलेगा। तो उस तरह के बिल्स को बोला जाता है एक्सेप्टेंस क्रेडिट। ये एक्सेप्टेंस मतलब इस तरह के एलसी जिसमें पेमेंट आने में देरी होती है, जिसमें एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट होती है, 1 महीना, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल, तो एक स्पेसिफिक डेट रहेगा जिसको हम लोग यूजर्स बिल्स बोलते हैं। तो उस तरह के यूजर्स बिल को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्रेडिट। नेक्स्ट आता है इरेवोकेबल क्रेडिट। इरेवोकेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते, कैंसिल भी नहीं कर सकते बिना बेनिफिशियरी की कंसेंट के। तो बेनिफिशियरी कौन था हमारे एग्जांपल में, बी, जिसको हम लोग सेलर बोल रहे हैं। तो बिना सेलर की मर्जी के आप एलसी में कोई भी अमेंडमेंट कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते, उस तरह के एलसी को बोलते हैं इरेवोकेबल एलसी, ठीक है। और ये जो आपका यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है ना 600, तो ये वो डॉक्यूमेंट है यूसीपीडीसी, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके हिसाब से एलसी में सारे ट्रांजेक्शन की जाती है, ठीक है। तो किस तरह से पेमेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो वो आपके यूसीपीडीसी 600 में सब कुछ लिखा हुआ है। तो वहां पे लिखा है कि जितनी भी एलसी है वो इरेवोकेबल होगी, मतलब उसको आप लोग कैंसिल नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते बिना बेनिफिशियरी की मर्जी के। नेक्स्ट आता है कंफर्म एलसी। तो एक ऐसी एलसी इफ ए बैंक एडवाइजिंग द क्रेडिट टू बेनिफिशियरी एड्स, तो जो एडवाइजिंग बैंक है वो अपनी कंफर्मेशन भी दे रहा है, तो उस तरह की एलसी को हम कंफर्म एलसी बोलेंगे। या जो हमने एग्जांपल देखा था कि एक बैंक जो है कंफर्मेशन दे रहा है अपनी, जिस एलसी में कंफर्मिंग बैंक रहेगा, जिसमें एक बैंक कंफर्मेशन देगा, ठीक है, तो उस तरह की एलसी को हम लोग बोलते हैं कंफर्मिंग एलसी, जिसमें एक बैंक ने अपनी कंफर्मेशन दे दी। जनरली वो आपका एडवाइजिंग बैंक ही हो सकता है, जिसने एडवाइस किया उसने कंफर्मेशन भी दे दी कि हाँ ठीक है कंफर्मेशन है कि पेमेंट मिल जाएगा, तो उस तरह की एलसी को बोलते हैं कंफर्म्ड एलसी। नेक्स्ट आता है विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स का मतलब है बेनिफिशियरी की लायबिलिटी होगी, विदाउट रिकोर्स का मतलब बेनिफिशियरी की लायबिलिटी नहीं होगी। तो एलसी में क्या होता है जनरली, when a beneficiary draw a bill under a LC in terms of he is generally liable to any bank negotiating the LC if drawee fails to make payment. In other words, his liability is extension only on the drawee making payment. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स क्या है, ये ड्रॉ ये आपके बेनिफिशियरी के ऊपर है। बेनिफिशियरी कौन था, हमारे एग्जाम्पल में बी था, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए जो बी है, बी बेनिफिशियरी है, बी के बैंक ने, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, या उसने बी को पैसा दे दिया, बी से डॉक्यूमेंट्स ले लिए, ठीक है। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास पैसे जो है डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसने जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंडिया में मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया को भेजे, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया को डॉक्यूमेंट्स भेजे और बैंक ऑफ इंडिया ने मान लीजिए ए को भेजा, तो ए ने जो है एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसने बोला नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, ए डिफॉल्ट कर गया, ए के साथ बैंक ऑफ इंडिया भी डिफॉल्ट कर गया। तो जो ड्रॉई था जिसको पेमेंट करनी थी वो डिफॉल्ट कर गया, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो बेनिफिशियरी से पैसे की डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह की एलसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद रिकोर्स। विद रिकोर्स में जो बेनिफिशियरी उसकी लायबिलिटी रहेगी, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अगर वो विद रिकोर्स वाला एलसी है तो वो जो बी है, बी की लायबिलिटी रहेगी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बी से पैसे की डिमांड कर सकता है। एक होता है विदाउट रिकोर्स, जहां पे
अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को यहाँ से पैसा नहीं मिला, इंडिया से पैसा नहीं मिला, तो वो बी से कुछ नहीं बोल सकता, खुद से वो लीगल एक्शन जैसे भी चाहे अपना पैसा रिकवर करेगा, बट बी को लायबल नहीं ठहराएगा, तो उसको बोलते हैं विदाउट रिकोर्स। तो जहां पे बेनिफिशियरी की कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, तो वो होगा विदाउट रिकोर्स वाला। और जहां पे बेनिफिशियरी, हमारे एग्जाम्पल में बी की अगर लायबिलिटी है तो उसको हम बोलेंगे विद रिकोर्स, और बी की कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे विदाउट रिकोर्स। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब ड्रॉई जो है, जिसको पेमेंट करनी है, वो पेमेंट नहीं करेगा। तो पेमेंट नहीं करेगा तो उस केस में बी से जो है बैंक पैसा रिकवर करने की बात करेगा। तो वही होता है हमारा विदाउट रिकोर्स विद। जहाँ पे बेनिफिशियरी की लायबिलिटी रहेगी वो होगा विद रिकोर्स। विदाउट, विदाउट मतलब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं नो, कुछ भी लायबिलिटी नहीं रहेगी बेनिफिशियरी की, तो उस तरह की एलसी को हम लोग बोलते हैं विदाउट रिकोर्स। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबल क्रेडिट। एलसी आप जानते हैं ये नेगोशिएबल नहीं रहता, मतलब एलसी को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन किसी किसी एलसी में द राइट अंडर एलसी कैन नॉट बी ट्रांसफर एंड इन द ए ट्रांसफर, तो बोल रहा है कि एलसी में हम लोग राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट अगर स्पेशली मेंशन है एलसी में कि इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, लिखा है ट्रांसफरेबल क्रेडिट इज वन अंडर विच बेनिफिशियरी कैन ट्रांसफर हिज राइट, तो बेनिफिशियरी के फेवर में जो है एलसी ओपन की गई है, बी के फेवर में हमारे एग्जाम्पल। तो बी ने अपनी एलसी मान लीजिए अपने फ्रेंड सी के फेवर में करवा ली, तो उस तरह की एलसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरेबल क्रेडिट, ठीक है। एलसी जनरली आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर बी के फेवर में तो बी को ही क्लेम मिलेगा, बट अगर एलसी में मेंशन रहेगा, एलसी में साफ साफ लिखा होगा कि इस एलसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो वाली एलसी हो जाएगी ट्रांसफरेबल एलसी। अगर कुछ भी नहीं लिखा एलसी में तो वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है। अगर आप चाहते हैं कि एलसी को ट्रांसफर करना है तो स्पेशली डॉक्यूमेंट में मेंशन रहना चाहिए कि ये ट्रांसफरेबल वाली एलसी है। नेक्स्ट आता है बैक टू बैक क्रेडिट। In a back-to-back credit, the beneficiary in whose favor LC is issued use the same to open another LC from his beneficiary bank in favor of his supplier। तो देखिए बैक टू बैक LC क्या है, मान लीजिए बी के फेवर में ए का बैंक कौन था? बैंक ऑफ इंडिया, और बी का बैंक था स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो बैंक ऑफ इंडिया ने बी के फेवर में एक एलसी ओपन करके दी, ठीक है। बी को कोई बी मशीन बनाती है और मशीन बनाने के लिए उसको आयरन चाहिए, ठीक है। मशीन बना के वो ए को बेच रही है, बट एक सप्लायर है बी का जो कि बी को सप्लाई कर रहा है मशीनरी के आइटम्स, मान लीजिए वो उसको लोहा या बाकी चीजें दे रहा है, रॉ मटेरियल्स फॉर मशीनरी, तो बी का सप्लायर है। तो बी क्या करता है, बी के नाम पे एलसी है, तो उसको आधार मान के बी अपने सप्लायर के नाम पे एक एलसी ओपन करा देता है, ठीक है। एक नई एलसी बैंक ने ओपन की है, उसमें जो आधार है वो बी की एलसी को आधार मान के, बी की एलसी को सिक्योरिटी मान के एक नई एलसी जो है बी के सप्लायर, मान लीजिए बी का सप्लायर है सी, सप्लायर कौन है? जो बी को रॉ मटेरियल दे रहा है, ठीक है। तो बी ने अपने सप्लायर के नाम पे एक एलसी ओपन करा ली अपनी एलसी को आधार मान के, तो उस एलसी को बोलते हैं बैक टू बैक एलसी। तो वही इसमें लिखा है इन अ बैक टू बैक एलसी बेनिफिशियरी ऑन हुज फेवर एलसी इज इशूड यूज द सेम। तो बेनिफिशियरी के पेपर में एलसी इशू की गई थी, उसको वो यूज कर रहा है टू ओपन अनदर एलसी फ्रॉम हिज बेनिफिशियरी बैंक। उसका जो बैंक है, बेनिफिशियरी का जो बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को बोलेगा देखिए मेरे नाम पे एलसी है, तो इसको आधार मान के आप मेरा सप्लायर सी है उसके नाम पे भी एक एलसी ओपन करा दीजिए, ठीक है। तो अपने बैंक से वो बात करेगा कि सप्लायर के फेवर में एक एलसी ओपन कर दो, तो इस तरह की एलसी को हम लोग बोलेंगे बैक टू बैक एलसी, ठीक है। तो यहाँ पे तीन जो है इसमें हो जाएंगे। देर आर थ्री बैंक्स, तो एक तो इसका बैंक है ही, एक इसका बैंक है, और जो सप्लायर है सप्लायर का भी कोई बैंक होगा जिसके थ्रू जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बी का बैंक जो है एलसी ओपन करेगा, क्योंकि एलसी में कस्टमर से बात नहीं होती, बैंक टू बैंक बात होती है। मान लीजिए उसके सप्लायर का अकाउंट किसी बार्कले बैंक में, ठीक है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बार्कले बैंक को बोलेगा कि मैंने सी के फेवर में एक एलसी ओपन की। तो यहाँ पे तीन बैंक हो गए, इंडिया का एक बैंक, ये तो पहले से था, ये तो ओरिजिनल एलसी थी, फिर इसको आधार मान के बेनिफिशियरी के बैंक ने एक नई एलसी ओपन कर दी, क्योंकि बेनिफिशियरी उसके लिए बायर है, जो सप्लायर है सप्लायर के लिए बेनिफिशियरी बायर होंगे, तो इसलिए वो अपने बैंक को जाके बोलेगा, ठीक है। और अपने उसका जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो सी के फेवर में एक एलसी ओपन करेगा, तो वो एडवाइस कैसे करेगा? सी का जो बैंक है उसके थ्रू करेगा। तो इसलिए यहाँ पे तीन बैंक हो गए, पहले से तो दो बैंक थे ही, फिर एक नया बैंक इसमें लाइन में आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा है कि तीन बैंक यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रेड क्लॉज एलसी और ग्रीन क्लॉज एलसी। तो देखिए रेड क्लॉज एलसी को क्या बोला जाता है कि ये आपका रेड इंक पे लिखा जाता है, तो एलसी पहले कागजों में होती थी तो वहां पर रेड इंक से मेंशन होता था, इसीलिए इसका नाम है रेड क्लॉज। ग्रीन क्लॉज वाले के लिए ग्रीन इंक का इस्तेमाल किया जाता था। ये होती क्या है? रेड क्लॉज एलसी में क्या होता है, द बेनिफिशियरी विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट ओनली ऑन हैंडलिंग। तो जनरली एलसी में क्या होता है, जब बेनिफिशियरी जैसे हमारा एग्जाम्पल था उसमें जो बी था, यहाँ पे लिख लेते हैं साफ साफ, ए बी, ए का बैंक है बैंक ऑफ इंडिया और बी का बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे काफी कटिंग हो गया इसलिए यहाँ पे दोबारा लिख लिया हम लोगों ने। तो जनरली जो बी है, बी जब सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, उसने शिपमेंट कर दी, बिल ऑफ लेडिंग उसको मिला, वो बैंक को देगा तभी उसको पेमेंट मिलता है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि जब शिपमेंट करोगे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तभी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जो रेड क्लॉज एलसी है इसमें क्या है, बेनिफिशियरी को सामान खरीदने के लिए, मशीन बनाने के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, तो अपने बैंक से डिमांड करते हैं। इसमें लिखा है जनरली एलसी में क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी है, यानी कि एग्जांपल के हिसाब से बी को पैसा तभी मिलेगा जब वो
जो है सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता है अपने बैंक को, सारे डॉक्यूमेंट, सारे बिल जो भी एलसी के तहत उसको मिले होते हैं, तो वो नेगोशिएटिंग बैंक को या एडवाइजिंग बैंक को हैंड ओवर करता है, ठीक है, तभी बी को जो है पैसा दिया जाता है। इन सर्टेन क्रेडिट, किसी किसी केस में बेनिफिशियरी विल बी इंटाइटल्ड टू गेट एडवांस फॉर द प्राइस। तो कई बार बी जो है, मान लीजिए एलसी का अमाउंट है 1 लाख, तो एलसी बोलता है कि बी बोलता है कि मुझे 1 लाख में से कुछ पैसा एडवांस के तौर पे दे दो, मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो जो बैंक है, the credit contain a red clause printed in red which authorize an intermediary bank to make an advance to beneficiary before shipment. Red clause are diamond. तो बोल रहा है कि इसमें एक बैंक होगा, कोई भी बैंक बीच में, वो क्या करेगा, बी के रिक्वेस्ट पे उसको एडवांस दे देगा। तो अभी शिपमेंट हुई नहीं है, अभी सामान बना ही नहीं है, उसको खरीदने के लिए, सामान के रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए बी को पैसा चाहिए बेनिफिशियरी को, तो वो एडवांस की डिमांड कर देता है। ऐसे मान लीजिए 1 लाख के, तो उसने बोला मुझे 20,000 एडवांस दे दो, अभी मैंने शिपमेंट नहीं की, मैं सामान खरीदूंगा, मशीन बना के बेचूंगा, उससे पहले मुझे एडवांस दे दो। तो शिपमेंट से पहले उसको पैसा चाहिए, शिपमेंट से पहले पैसा चाहिए, तो उस क्रेडिट को, उस वाले एलसी को बोलते हैं रेड क्लॉज एलसी, और ये रेड इंक में लिखा जाता है, इसीलिए इसका नाम है रेड क्लॉज एलसी। ऐसे हमारा ग्रीन क्लॉज। ग्रीन क्लॉज एलसी क्या होता है, ये रेड क्लॉज का रिफाइनमेंट है। तो इसमें एलसी में एक तो उसको शिपमेंट से पहले पैसा चाहिए, जिसको हम लोग प्री शिपमेंट बोल रहे हैं। उसके साथ साथ उसको, जब उसने शिपमेंट कर दी है किसने, बी ने, लेकिन ए को इमीडिएट पैसा नहीं, जो है मशीन नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए का बैंक ऑफ इंडिया और बी का बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बी ने क्या किया कि बी ने जो है मशीन भिजवा दी है, लेकिन अभी उसने ए को नहीं दी है मशीन। बी ने इंडिया में कोई जगह है, ठीक है, जहां पे उसकी मशीन को संभाल के रखा जाएगा, कोई वेयर हाउस है, कुछ टाइम बाद वो ए को देगा, ठीक है, अभी उसने नहीं दिया इमीडिएटली। या कई बार ऐसे होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, गुड्स बेचने के लिए इंडिया में भेजते हैं, ठीक है, अभी उनको नहीं मालूम उनका गुड्स कौन खरीद रहा है, तो उस केस में गुड्स को वेयर हाउस में रखते हैं। तो वेयर हाउस के लिए उनको पैसा चाहिए, यानी अब शिपमेंट हो चुकी है, शिपमेंट कर चुके हैं, इंडिया में गुड्स पहुंच चुके हैं, अब इंडिया में गुड्स को वेयर हाउस में रखने के लिए उसको पैसे की जरूरत है, तो वो एडवांस की डिमांड करता है कि मैंने गुड्स की शिपमेंट कर दी है, पर मेरे को उसको वेयर हाउस में रखने के लिए पैसे चाहिए, वेयर हाउस के रेंट के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो उस तरह की एलसी को बोलते हैं ग्रीन क्लॉज एलसी। तो इसमें 2 बार पैसा लिया गया, मतलब ये रेड क्लॉज का रिफाइनमेंट है। एक तो इसमें शिपमेंट से पहले भी पैसा लिया, प्लस शिपमेंट के बाद भी पैसा लिया, वेयर हाउस में रखने के, रेंट के पर्पज के लिए पैसा लिया, तो उस एलसी को बोलते हैं ग्रीन क्लॉज एलसी, ठीक है। जो आपका रेड क्लॉज था शिपमेंट से पहले, ग्रीन क्लॉज शिपमेंट के बाद अगर एडवांस मांगेंगे तो उसको ग्रीन क्लॉज बोलेंगे, शिपमेंट से पहले अगर एडवांस मांगेगा बेनिफिशियरी तो उसको रेड क्लॉज बोलेंगे। नेक्स्ट है रिवॉल्विंग एलसी। तो जनरली किसी को मान लीजिए साल में बहुत सारी एलसी ओपन करानी है, बिल्कुल इसको ऐसा समझ सकते हैं रिवॉल्विंग एलसी। आप लोग मेट्रो से जा रहे हैं, जब आपका 1-2 दिन का काम है तो आप लोग पास नहीं बनवाते, लेकिन आपको डेली जाना है, मेट्रो का डेली इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करते हैं, मंथली एक पास बना लेते हैं मेट्रो का। तो उसमें क्या है कि आपको डेली टिकट लेने का जरूरत नहीं, मंथली पास के थ्रू आप सीधे मेट्रो से जा सकते हैं। तो ये रिवॉल्विंग एलसी भी कुछ इसी तरह से, आपको मान लीजिए महीने में 5-6 बार एलसी की जरूरत पड़ने वाली है, तो बार-बार एलसी ओपन कराने में पैसे खर्च होते हैं, तो आप एक ऐसी एलसी ओपन करा लेते हैं जो कि रिवॉल्विंग रहेगा। तो इसमें बार बार अपनी एलसी को क्या किया जाता है, रिन्यू किया जाता है। जैसे जैसे पुराने बिल की पेमेंट होगी तो उसको रिन्यूबल कर दिया जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि रेगुलर एलसी में क्या होता है कि जैसे बिल की पेमेंट हो जाती है तो पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन जो है उसका एंड हो जाता है। अगर नई शिपमेंट करानी है तो उसके लिए नया एलसी ओपन करना रहेगा। तो ये प्रोसेसर बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इन सबसे बचने के लिए अगर आपको बार बार, मान लीजिए बायर इंडिया में और सेलर बाहर है, मान लीजिए वो हर महीने सेलर गुड्स बना के बायर को बेच रहा है, तो हर महीने गुड्स बेच रहा है, तो हर महीने एक नई नई एलसी ओपन करना एक अलग से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस केस में एक एलसी ओपन कर दी जाती है और बार बार इसको रिन्यू कराया जाता है। जैसे जैसे पुराने बिल की पेमेंट हो जाएगी तो पुरानी एलसी का रिन्यूअल करा दिया जाएगा, वो होगी हमारी रिवॉल्विंग एलसी। ठीक है, इसके साथ आपका पार्ट 1 यहाँ पे हो गया। पार्ट 2 से यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स वाला डिस्कशन करेंगे। जो भी आपका इंपॉर्टेंट था ना, ये जो चैप्टर है, तो इसमें पार्ट 1 ही इंपॉर्टेंट था। पार्ट 2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में, इसीलिए हम लोग पार्ट 2 करेंगे। बट पार्ट 1 जो कि आपका 41 मिनट का आसपास वीडियो बना है, तो यही आपका इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपके पार्ट 1 में से ही पूछा जाएगा। उसमें से ये जो ग्रीन क्लॉज है, रेड क्लॉज, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम का। और नंबर ऑफ पार्टीज इन एलसी, वो लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि नेगोशिएटिंग बैंक कौन सा होता है। नेगोशिएटिंग बैंक वो होता है जो कि बेनिफिशियरी के डॉक्यूमेंट्स लेके उसको पेमेंट करता है। ठीक है, रिम्बर्सिंग बैंक कौन सा होता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, ये जो 7 टाइप के बैंक है ना, जो नंबर ऑफ पार्टीज है उसको लेके क्वेश्चन पूछते हैं। और टाइप्स ऑफ एलसी में रेड क्लॉज एलसी कौन सा होता है और ग्रीन क्लॉज वो बहुत पूछते हैं। चलिए शॉर्ट में टाइप्स ऑफ एलसी को रिवाइज करते हैं। एक्सेप्टेंस, वो एलसी जो कि यूजेंस वाली होती है, जिसमें पेमेंट आने में 2-4 महीने की देरी होती है, तो उस तरह की एलसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्रेडिट। जनरली जो एलसी है वो साइट वाली होती है, यानी जैसे ही एलसी के डॉक्यूमेंट्स देंगे इमीडिएट पेमेंट करना रहेगा। बट कुछ एलसीज में मेंशन होता है कि वो बायर सेलर की आपसी रजामंदी से, अगर सेलर को 2 महीने का टाइम देने के लिए खुश है, राजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वाली एलसी होती है यूजेंस एलसी। और उस तरह के क्रेडिट को एलसी को बोला जाता है एक्सेप्टेंस क्रेडिट, या इसको टाइम क्रेडिट भी बोलते हैं।
इरोकेबल एलसी जिसको बिना बेनिफिशियरी की मर्जी के कैंसिल या अमेंड ना कर सके वो होती है इरोकेबल। ऐसे एक होती है रिवोकेबल एलसी जिसको हम लोग बिना बेनिफिशियरी से पूछे कैंसिल कर सके अमेंड कर सके। तो उस तरह की एलसी की आजकल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि बिना बेनिफिशियरी की मर्जी के बेनिफिशियरी के नाम पे ही एलसी बनाई गई, उससे पूछे बिना आपने एलसी को अमेंड कर दिया कैंसिल कर दिया, तो एलसी की कोई मान्यता नहीं रह जाएगी ना, एलसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए जो रिवोकेबल अगर साफ साफ एलसी में लिखा होगा तभी वो एलसी रिवोकेबल होगी, अदरवाइज सारी एलसी बाय डिफॉल्ट इरिवोकेबल ही होगी। मतलब कुछ भी चेंज करना है कैंसिल करना है बिना बेनिफिशियरी से पूछा आप नहीं कर सकते। कंफर्म एलसी जहां पे एक कंफर्मिंग बैंक अपनी कंफर्मेशन दे देता है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे देता है सिक्योरिटी के लिए, तो वो होती है कंफर्म्ड एलसी। विद रिकॉर्ड जहां पे अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा तो जो बैंक है वो बेनिफिशियरी को पेमेंट के लिए बोल सकता है, बेनिफिशियरी की लायबिलिटी रहेगी वो जगह विद रिकॉर्ड्स। विदाउट रिकॉर्ड्स में बेनिफिशियरी की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। ट्रांसफरेबल क्रेडिट एक एलसी जिसको आप लोग एलसी को जनरली हम लोग नेगोशिएट नहीं कर सकते, मतलब बी के नाम पे तो वो बी के नाम पे रहेगी एलसी, हम किसी और के नाम पे नहीं ट्रांसफर कर सकते। लेकिन अगर साफ साफ एलसी में मेंशन है कि इसको ट्रांसफर किया जा सकता है तो बी चाहे तो वो सी के नाम पे, सी मान लीजिए बी का सप्लायर है, वो चाहता है कि एलसी मेरे नाम से छोड़ के सी के नाम पे कर दी जाए, तो उस एलसी को नेगोशिएट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। बैक टू बैक एलसी एक एलसी को सिक्योरिटी मान के अगर दूसरी एलसी खुलवाई जाए तो वो होती है बैक टू बैक एलसी। और बैक टू बैक एलसी में तीन पार्टीज तीन बैंक होते हैं, ए और बी। जो था बी के नाम पे एलसी ओपन की गई थी, तो बी ने अपने बैंक से बोला कि एक सप्लायर है जो कि मेरे को रॉ मटेरियल बेचता है तो उसके नाम पे एक एलसी ओपन कर दो, तो बी ने अपने सप्लायर के नाम पे एक एलसी ओपन की, तो बी का जो बैंक है वो सप्लायर के बैंक को एडवाइस करेगा और वो फिर सी को एडवाइस करेगा जो कि बी का सप्लायर है, तो वो वाली एलसी को हम लोग बोलेंगे बैक टू बैक एलसी। इसमें बी के नाम पे जो एलसी थी ना उसको आधार मान के उसकी गारंटी पे उसने अपने बैंक को बोला कि सी के लिए एलसी ओपन कर दो, तो बी का बैंक सी के लिए, बी का जो सप्लायर है उसके लिए एलसी ओपन कर रहा है, उसको बोलेंगे बैक टू बैक एलसी। नेक्स्ट आता है रेड क्लॉज एंड ग्रीन क्लॉज। तो रेड क्लॉज मतलब प्री शिपमेंट, शिपमेंट से पहले अगर बेनिफिशियरी को एडवांस चाहिए रॉ मेटल खरीदने के लिए इस सब के लिए, तो प्री शिपमेंट मतलब शिपमेंट से पहले अगर उसको एडवांस चाहिए तो होगा रेड क्लॉज एलसी। ग्रीन क्लॉज अगर उसने शिपमेंट कर दी है, शिपमेंट कर दी और फिर उसको एडवांस चाहिए, मतलब शिपमेंट से पहले तो उसने एडवांस लिया प्लस उसको फिर से एडवांस चाहिए शिपमेंट के बाद, तो रेड क्लॉज का एक रिफाइनमेंट वर्जन होता है ग्रीन क्लॉज। तो शिपमेंट कर दी तो बैंक पूछेगा शिपमेंट कर दी अब की पैसे चाहिए, पहले तुमने कहा था कि रॉ मेटल के लिए चाहिए, तो ग्रीन क्लॉज के तहत तुम्हें एडवांस हमने दिया। इस बार बेनिफिशियरी बोलेगा कि मैंने जो है अभी मेरे को बायर फिक्स नहीं है मेरा, ठीक है, तो कोई और भी बायर हो सकता है, तो मेरे को जो है गुड्स किसी वेयर हाउस में रखने इंडिया में, तो जो मेरे गुड्स बिकेंगे तो तब तक के लिए मेरे को वेयर हाउस का किराया देना है, तो उसके लिए मुझे एडवांस चाहिए, तो उस वाली एलसी को बोलते हैं ग्रीन क्लॉज एलसी। रिवॉल्विंग एलसी क्या होता है, जनरली जो एलसी बार बार मतलब बायर सेलर के बीच में बार बार ट्रांजेक्शन होने वाली एक से ज्यादा, तो हर बार उनको नया फ्रेश एलसी ओपन करना पड़ेगा, उसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम से बचने के लिए एक रिवॉल्विंग एलसी होती है, इसको मतलब बार बार रिन्यूअल किया जाता है। ए और बेनिफिशियरी के नाम पे एक एलसी बनी, बेनिफिशियरी को पैसा मिल गया तो पहले एलसी कंप्लीट, उसको बार बार रिन्यू करा सकते हैं, तो वो है रिवॉल्विंग एलसी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, पार्ट 1 ही इसमें इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, कुछ चीजें ये थोड़ी बहुत वो हम 15-20 मिनट में कवर करेंगे, तो आगे का टॉपिक हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।